निवेश की दुनिया में ना एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प बहस हमेशा से चलती आई है। वही सुरक्षा और मुनाफे वाली बहस। हाँ, बिल्कुल। क्या अपने पैसे को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाए या फिर थोड़ा सा जोखिम उठाकर थोड़ा रिस्क लेकर ज्यादा मुनाफे की उम्मीद की जाए। सुरक्षा बनाम मुनाफा। एकदम सही बात है। और इसी बहस के बीच निवेशक हमेशा फंसा रहता है। तो आज की इस नई चर्चा में हम एक ऐसे ही डॉक्यूमेंट को डिकोड करने वाले हैं जो इस बहस के ठीक बीचों बीच आके खड़ा होता है। और इस डॉक्यूमेंट में काफी कुछ अजीब और नया भी है। हाँ, आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, जो सोर्स मटेरियल है, वो है LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम की एक नई योजना का सेल्स ब्रोशर। इसका नाम है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम और इसका UIN नंबर है 512N390V01। अब बाहर से देखने पर तो किसी को भी ये सिर्फ एक और आम बीमा योजना ही लग सकती है। वही तो। लेकिन आज हमारा मिशन इसे एक ज्ञान की तलाश करने वाले लर्नर के नजरिए से जांचना है। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इस ब्रोशर के इन पन्नों के भीतर जो बड़े बड़े वादे किए गए हैं, क्या वो महज मार्केटिंग का हिस्सा है या फिर ये वाकई में एक बहुत ही स्मार्ट बचत और सुरक्षा टूल है। और बिना किसी मुश्किल फाइनेंशियल जार्गन या टेक्निकल शब्दों के। बिल्कुल ठीक है, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। चूंकि हम सभी सिंगल प्रीमियम के बेसिक ढांचे को समझते हैं, जहां किसी को सिर्फ एक बार पैसा जमा करना होता है, तो आइए सीधा इस बात पर आते हैं कि ये स्पेशल प्लान मार्केट के बाकी विकल्पों से कैसे अलग है। इसकी शुरुआती लाइन ही काफी कुछ साफ कर देती है। हाँ, ब्रोशर के पहले ही पेज पर इसे नॉन पार नॉन लिंक्ड योजना कहा गया है। अब इसका टेक्निकल मतलब तो ठीक है, पर आम भाषा में इसका क्या अर्थ है? देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये दो शब्द नॉन पार और नॉन लिंक्ड पूरी योजना की दिशा और इसके पीछे की स्ट्रैटेजी तय कर देते हैं। हम जानते हैं कि नॉन लिंक्ड का सीधा सा मतलब है कि इस पैसे का शेयर मार्केट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर मार्केट गिर रहा हो तब भी कोई डर नहीं? बिल्कुल नहीं। मार्केट चाहे हिस्टोरिकल हाई पर हो या फिर भारी मंदी के दौर से गुजर रहा हो, इस योजना के रिटर्न पर उसका रत्ती भर भी असर नहीं पड़ता। और दूसरा शब्द है नॉन पार यानी नॉन पार्टिसिपेटिंग। इसका अर्थ ये है कि बीमा कंपनी अपने सालाना मुनाफे या किसी एक्स्ट्रा बोनस का हिस्सा इस पॉलिसी के साथ शेयर नहीं करेगी। तो फिर फायदा क्या हुआ? फायदा ये है कि इसके बदले में रिटर्न की जो गारंटी है वो पॉलिसी के पहले ही दिन से कागज पर पक्की कर दी जाती है। एक तरह से मार्केट की अनसर्टेनिटी को, उस अनिश्चितता को इक्वेशन से पूरी तरह से हटा दिया गया है। पर एक मिनट, मेरी समझ से जब हम मार्केट की अनिश्चितता को हटाते हैं तो आमतौर पर रिटर्न बहुत कम या फिर अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बात जो सच में बहुत दिलचस्प है, वो है इस योजना का सबसे बड़ा आकर्षण। आप गारंटीड एडिशंस की बात कर रहे हैं ना? हाँ, जिसे इस डॉक्यूमेंट में बहुत हाईलाइट करके गारंटीड एडिशन कहा गया है। ब्रोशर बहुत ही क्लियर शब्दों में कहता है कि हर 1,000 रुपए के बेसिक सम एश्योर्ड यानी जो मूल बीमा राशि है, उस पर 85 रुपए 85 रुपीज का गारंटीड एडिशन हर साल जुड़ेगा। ये नंबर काफी बड़ा है अगर सिंगल प्रीमियम के हिसाब से देखा जाए। वही तो। अगर हम थोड़ा इसका गणित निकालें तो ये बेसिक सम एश्योर्ड का करीब 8.5% मतलब 8.5% सालाना बनता है। मान लीजिए किसी का बेसिक सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए है, तो हर साल उसके खाते में 8,500 रुपए बिना किसी शर्त के जुड़ते जाएंगे। और उसके लिए और कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। और सबसे अहम बात, ये पॉलिसी की पूरी अवधि तक लगातार चलता रहेगा, चाहे बाहर दुनिया की इकोनॉमी में कुछ भी हो रहा हो। और यही वो जगह है जहां ये प्रोडक्ट एक फाइनेंशियल एंकर या लंगर की तरह काम करता है। जब हम आज के आर्थिक माहौल को देखते हैं, जहां इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं और बैंकों के फिक्स डिपॉजिट रेट्स में लगातार बदलाव आता रहता है, तब एक ऐसा प्रोडक्ट जो अगले 20 सालों तक हर साल 85 रुपए प्रति हजार की फिक्स ग्रोथ का वादा करे, वो किसी भी पोर्टफोलियो को एक बहुत भारी स्थिरता, एक स्टेबिलिटी देता है। ये बात तो है। इस ब्रोशर में एक और पहलू है जो मेरा ध्यान खींचता है, वो है इसकी एलिजिबिलिटी, इसकी पात्रता और समय सीमा। इसमें 30 दिन के नवजात शिशु से लेकर 60 वर्ष तक के व्यक्ति को शामिल किया जा सकता है। 30 दिन के बच्चे के लिए लाइफ इंश्योरेंस, ये सुनने में पहली बार में थोड़ा सा अजीब लग सकता है। मतलब 1 महीने के बच्चे को इंश्योरेंस की क्या जरूरत है? आमतौर पर यही सवाल उठता है। हाँ, लेकिन अगर हम इसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखें तो ये एक लंबी अवधि के फंड बनाने का एक बड़ा ही सुरक्षित तरीका हो सकता है।
जैसे बच्चे की आगे की पढ़ाई, उसकी हायर एजुकेशन या उसके आने वाले फ्यूचर के लिए। पॉलिसी की अवधि 5 साल से लेकर 20 साल तक चुनी जा सकती है। इसमें एक रूल भी है मैच्योरिटी को लेकर। हाँ, बस एक शर्त ये रखी गई है कि जब पॉलिसी मैच्योर हो, यानी जब वो टर्म पूरा हो, तो उस व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। तो अगर बच्चे के नाम पर लिया है तो वो मेजर बन चुका होगा। तो ये सिर्फ एक जीवन बीमा नहीं रहा, बल्कि एक तय लक्ष्य के लिए की गई एक डिसिप्लिन सेविंग भी बन जाता है। ये एक बहुत ही सटीक नजरिया है। बचत वाला पहलू काफी स्ट्रांग है, लेकिन चूंकि ये मूल रूप से एक जीवन बीमा प्रोडक्ट भी है, इसलिए हमें इसके रिस्क मैनेजमेंट वाले हिस्से को बहुत गहराई से समझना होगा। और सच कहूं तो इस डॉक्यूमेंट का सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे स्ट्रेटेजिक हिस्सा है मृत्यु लाभ, जिसे सम अश्योर्ड ऑन डेथ कहते हैं। हाँ, वहाँ 2 रास्ते दिए गए हैं। बिल्कुल, LIC ने यहाँ 2 अलग-अलग विकल्प दिए हैं और ध्यान देने वाली बात यह है कि पॉलिसी खरीदते समय ही इनमें से किसी एक को चुनना होता है, बाद में बदला नहीं जा सकता। और ये एक चुनाव आगे की पूरी तस्वीर बदल सकता है। इन 2 विकल्पों को देखकर ना मेरे दिमाग में एक वॉल्यूम डायल की छवि बनती है। वॉल्यूम डायल? वो कैसे? जैसे किसी म्यूजिक सिस्टम में आवाज कम या ज्यादा करने का डायल होता है, वैसे ही निवेश करने वाला व्यक्ति ये तय कर सकता है कि उसे यहाँ बचत की आवाज तेज करनी है या फिर अपनी बीमा सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन की आवाज तेज करनी है। अच्छा एग्जाम्पल है। डॉक्यूमेंट के अनुसार जो विकल्प 1 है, ऑप्शन 1, उसमें मृत्यु पर मिलने वाली राशि या तो जमा किए गए टैबुलर सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना, मतलब 1.25 टाइम्स होगी, या फिर बेसिक सम एश्योर्ड। इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो। इस विकल्प के लिए मैक्सिमम एंट्री एज 60 साल रखी गई है, यानी प्रोटेक्शन उतनी हाई नहीं है। हाँ, पर इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बढ़िया है। वही। लेकिन अगर कोई उस डायल को घुमाकर पूरी तरह से बीमा सुरक्षा की तरफ कर दे तो वो सीधा विकल्प 2 में यानी ऑप्शन 2 में आ जाता है। और यहाँ मृत्यु लाभ सीधा जमा किए गए सिंगल प्रीमियम का 10 गुना हो जाता है, 10 टाइम्स। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि जैसे ही हम बीमा सुरक्षा का दायरा 1.25 गुना से बढ़ाकर सीधा 10 गुना करते हैं, जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट के नियम भी पूरी तरह से बदल जाते हैं कंपनी के लिए। जाहिर है कंपनी पे लायबिलिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल, बीमा कंपनी के लिए अचानक से 10 गुना कवर देना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। और यही कारण है कि विकल्प 2 के लिए मैक्सिमम एंट्री एज 60 वर्ष से घटाकर सीधा 40 वर्ष कर दी गई है। ओह, तो मतलब 40 के बाद वाले ऑप्शन 2 ले ही नहीं सकते? नहीं ले सकते। ये क्लियरली उन यंग लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो शायद अभी अपने करियर की शुरुआत में हैं, या जिनके पास निवेश के लिए अचानक से कोई एकमुश्त रकम आई है और जो अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट बनाना चाहते हैं। इस ब्रोशर में एक बहुत ही यूजफुल नमूना उदाहरण दिया गया है। वो सैंपल इलस्ट्रेशन जो पीछे की तरफ है? हाँ, वही। वो इस पूरे गणित को एकदम साफ कर देता है। मैंने इस इलस्ट्रेशन के आंकड़ों का काफी गहराई से विश्लेषण किया और सच कहूं तो वो अंतर वाकई चौंकाने वाला है। काफी बड़ा गैप है प्रीमियम में। हाँ, मान लीजिए एक 35 वर्षीय व्यक्ति है, 35 इयर्स का, जो 10 साल की पॉलिसी अवधि चुनता है और उसका बेसिक सम अश्योर्ड 2 लाख रुपए है। अब अगर वो व्यक्ति विकल्प 1 चुनता है जहां रिस्क कवर केवल 1.25 टाइम्स है, तो उसे लगभग 2,08,850 रुपए का सिंगल प्रीमियम देना होगा। और हाँ, ध्यान रहे इसमें GST शामिल नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर वही व्यक्ति सेम उम्र और सेम टर्म पर विकल्प 2 चुनता है तो उसका वही प्रीमियम बढ़कर लगभग 2,41,690 रुपए हो जाता है। और इस एक्स्ट्रा प्रीमियम जो कि करीब 32-33 हजार रुपए बनता है, उसके बदले में उसे जो मिलता है उसका मूल्य बहुत बड़ा है। अगर आप देखें तो विकल्प 2 में अगर उस व्यक्ति के साथ अचानक कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके परिवार को जो डेथ कवर मिलेगा वो सीधा लगभग 24.8 लाख रुपए का होगा, करीब 25 लाख, सिर्फ 33,000 एक्स्ट्रा देकर। जी हाँ। महज इस छोटे से एक्स्ट्रा प्रीमियम के लिए कवर में ये जो उछाल है ये जबरदस्त है। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक ही प्रोडक्ट सिर्फ एक ऑप्शन बदलने से, एक कंजर्वेटिव बचत योजना से एक काफी एग्रेसिव लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में बदल सकता है। ये सच में पॉलिसी खरीदने वाले के हाथ में बहुत बड़ी ताकत देता है। वो अपना रिस्क खुद तय कर सकते हैं। लेकिन जब हम इन लाखों रुपए के प्रीमियम की बात कर ही रहे हैं तो इस लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट का एक और खंड बेहद प्रासंगिक हो जाता है। वो है छूट या रिबेट्स। हाँ, रिबेट्स वाले सेक्शन में काफी अच्छी डील्स हैं। अक्सर क्या होता है ना कि कागज पर जो कीमत लिखी होती है लोग उसी को फाइनल मान लेते हैं, लेकिन यहाँ उच्च सम अश्योर्ड छूट या हाई सम अश्योर्ड रिबेट के रूप में
प्रीमियम के बोझ को कम करने का एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका दिया गया है। ये छूट वाला हिस्सा ना महज एक नॉर्मल डिस्काउंट नहीं है जैसे हमें दुकानों पर मिलता है। अगर हम इसके पीछे की साइकोलॉजी को, उस मनोविज्ञान को समझें तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा बिहेवियरल नज है। एक इशारा है कि ज्यादा पैसा लगाओ। बिल्कुल। इंश्योरेंस का एक बेसिक नियम होता है, जितनी बड़ी पॉलिसी आप लेंगे कंपनी का प्रशासनिक खर्च उतना ही बचेगा और इसलिए प्रति 1000 रुपए पर आने वाली लागत उतनी ही कम आएगी। डॉक्यूमेंट की जो टेबल है वो साफ बताती है कि बेसिक सम एश्योर्ड जितना अधिक होगा प्रीमियम में उतनी ही ज्यादा छूट मिलती जाएगी, ताकि लोग बड़े अमाउंट में इन्वेस्ट करें। में बहुत गहरा है। मैंने जब हिसाब लगाया तो पता चला, उदाहरण के लिए विकल्प 1 में 20 साल की अवधि के लिए अगर कोई 15 लाख या उससे अधिक का सम इंश्योर्ड चुनता है तो उसे प्रति 1000 रुपए के सम इंश्योर्ड पर 89 यानी 89 रुपीस तक की छूट मिल सकती है। और ये प्रैक्टिकली काफी बड़ा अमाउंट बनता है। बहुत बड़ा। अगर हम इसका पूरा गणित लगाएं तो 15 लाख के सम इंश्योर्ड पर 89 रुपए प्रति 1000 की दर से टोटल छूट 1,30,000 रुपए से भी ज्यादा बैठती है। ये सच में कोई छोटी रकम नहीं है। ये आपके टोटल प्रीमियम को काफी नीचे ले आती है और रिटर्न का परसेंटेज बढ़ा देती है। इसके अलावा भी छूट के कुछ और रास्ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम करने के लिए भी कंपनी ने कुछ प्रोविजंस रखे हैं। जैसे अगर कोई इस योजना को एजेंट के जरिए ना लेकर सीधे LIC की वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदता है तो बिचौलियों का कमीशन बचता है। और वो फायदा कस्टमर को मिलता है। हाँ, उसके लिए प्रीमियम में 2% की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। साथ ही एक और चीज है, LIC ने अपने मौजूदा कस्टमर्स के लिए या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी किसी रिश्तेदार की डेथ हो चुकी हो और वो उनकी पॉलिसी का नॉमिनी हो, उनके लिए भी 4 से 7 रुपए प्रति 1000 तक की एक्स्ट्रा छूट का प्रावधान रखा है। मतलब एक तरह से लॉयल्टी बोनस हो गया ये। बिल्कुल। ये ब्रांड के प्रति वफादारी बनाए रखने और पुराने ग्राहकों को सम्मान देने की एक बेहतरीन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। और इस सुरक्षा के घेरे को लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से और भी कस्टमाइज कर सकते हैं। ब्रोशर में एक्स्ट्रा राइडर्स का भी जिक्र है। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहता है तो वो एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ले सकता है या फिर न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर भी जोड़ सकता है। हालांकि यहाँ डॉक्यूमेंट ने एक बहुत ही सख्त सीमा तय की है कि इन एक्स्ट्रा राइडर्स का टोटल प्रीमियम आपके मेन बेस प्लान के प्रीमियम के 30% यानी 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये 30% की सीमा का कारण बहुत लॉजिकल है। ये इसलिए है ताकि इस प्रोडक्ट का जो मूल स्वरूप है, जो कि एक सेविंग्स और फिक्स्ड रिटर्न वाली पॉलिसी है, वो बदलकर पूरी तरह से एक हाई रिस्क डेथ कवर योजना में ना बदल जाए। कोर प्रोडक्ट को कोर ही रखना जरूरी है। सही बात है। अब हमने पैसा लगाने की बात कर ली, रिटर्न की बात कर ली और प्रोटेक्शन को भी समझ लिया, लेकिन किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग या डॉक्यूमेंट का विश्लेषण तब तक अधूरा है जब तक हम तरलता यानी लिक्विडिटी की बात ना करें। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि पैसा वापस कब निकाल सकते हैं। हाँ, ट्रेडिशनली हम देखते हैं कि बीमा पॉलिसी को इस नजरिए से देखा जाता है कि एक बार पैसा डाल दिया तो बस भूल जाओ, वो सालों साल के लिए फंस गया। ये सच में एक बहुत आम धारणा है लोगों के बीच। और ये धारणा गलत भी नहीं है, क्योंकि जीवन में अचानक से नए खर्चे या इमरजेंसीज कभी भी आ सकती हैं। और यहीं पर इस सिंगल प्रीमियम प्लान का एक बहुत ही शानदार रूल सामने आता है। ये डॉक्यूमेंट क्लियरली इस बात पर जोर देता है कि पॉलिसी जारी होने के महज 3 महीने बाद ही इस पर लोन लिया जा सकता है। सिर्फ 90 दिन बाद? हाँ, सिर्फ 3 महीने। ये सच में इंश्योरेंस के पुराने ट्रेडिशनल मॉडल से बहुत अलग है, जहां अपने ही पैसे तक पहुंचने के लिए 3-4 साल का लंबा इंतजार करना पड़ता था। लोगों के लिए जो थोड़ा डर के पैसा लगाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, ये ऐसी सुविधा नहीं है जिसकी कोई लिमिट ना हो। लोन की एक सर्टेन सीमा होती है। वो सरेंडर वैल्यू वाला हिसाब ना? हाँ, डॉक्यूमेंट बहुत विस्तार से इसका फॉर्मूला बताता है कि लोन की राशि आपकी सरेंडर वैल्यू का एक निश्चित प्रतिशत ही होती है, और जैसे जैसे आपकी पॉलिसी पुरानी होती जाती है, आपकी सरेंडर वैल्यू बढ़ती है और उसी रेशियो में आपकी लोन लेने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। मतलब टाइम के साथ लोन अमाउंट बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। उदाहरण के लिए 6 साल से लेकर 90 साल के बीच अगर हम देखें तो कोई भी व्यक्ति अपने सरेंडर वैल्यू का 90% तक हिस्सा लोन के रूप में निकाल सकता है। और इसका फायदा क्या है? इसका मतलब है कि किसी बड़ी मुसीबत या जरूरत के समय ये पैसा पूरी तरह से काम आ सकता है, और वो भी बिना उस पॉलिसी को तोड़े या उस पर मिलने वाले लंबे समय के फायदों को खत्म किए बिना। पॉलिसी अपनी जगह चलती रहेगी और आपका काम भी हो जाएगा। ये काफी राहत देने वाली बात है। और लचीलेपन यानी फ्लेक्सिबिलिटी की ये कहानी सिर्फ लोन तक सीमित नहीं है। यहाँ ब्रोशर में एक और सेक्शन है,
सेटलमेंट ऑप्शन यानी भुगतान के विकल्प, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। सेटलमेंट ऑप्शन आजकल काफी जरूरी हो गया है। हाँ, क्योंकि जब पॉलिसी मैच्योर होती है या फिर दुर्भाग्य से अगर डेथ बेनिफिट लेने का समय आता है तो सारा पैसा एक मुश्त यानी एक साथ लमसम लेने की कोई मजबूरी नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि जब किसी परिवार या नॉमिनी के हाथ में अचानक से बहुत बड़ी रकम आ जाती है तो उसे सही तरीके से मैनेज करना, उसे आगे इन्वेस्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने पैसे का अब करें क्या। वही, इसलिए इस योजना में उस पैसे को 5, 10 या 15 साल की किश्तों में इंस्टॉलमेंट्स में लेने का विकल्प दिया गया है। बस शर्त यह है कि मिनिमम मंथली इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपए होनी चाहिए। अगर हम इसको एक बड़े दायरे में देखें ना, तो ये सेटलमेंट विकल्प इस योजना को महज एक सिंपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से बहुत आगे ले जाता है। ये इसे एक तरह से एक पेंशन या लगातार आने वाली रेगुलर इनकम के सोर्स में बदल देता है। और पैसा सेफ भी रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब पैसा कंपनी के पास पड़ा रहता है किश्तों के रूप में, तो इन किश्तों पर जो ब्याज, जो इंटरेस्ट मिलता है, उसका गणित कंपनी ने बहुत ट्रांसपेरेंट और सेफ रखा है। कैसे कैलकुलेट होता है वो? 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड के प्रॉफिट में से 2% घटाकर तय की जाती है। अब चूंकि सरकारी बॉन्ड्स हमारे देश के सबसे सुरक्षित निवेश माने जाते हैं, इसलिए ये जो बेंचमार्क सेट किया गया है ये बहुत रिलायबल है। इसमें कोई हिडन फॉर्मूला नहीं है। तो इस साल का रेट क्या बनेगा? उदाहरण के लिए बताऊं तो 1 मई 2025 से लेकर 30 अप्रैल 2026 के बीच जो लोग ये किश्त वाला विकल्प चुनेंगे उनके लिए ये ब्याज दर 4.62% 4.62% सालाना तय की गई है। समझ गया। तो ये किश्तों वाला ऑप्शन किसी भी व्यक्ति की रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए या उसके ना रहने पर उसके किसी डिपेंडेंट के लिए एक बहुत ही ठोस ढांचा तैयार करता है। कल्पना कीजिए कि किसी के नॉमिनी को हर महीने एक तय इनकम मिल रही है जिससे उसके घर के रोजमर्रा के बिल और आम जरूरतें आराम से पूरी हो रही हैं बिना किसी टेंशन के। एक आर्थिक सुरक्षा का एहसास मिलता है। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि हम हमेशा अपने डीप डाइव्स में कहते हैं, हर भले फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में कुछ नियम, कुछ शर्तें और कुछ अपवाद जरूर होते हैं, जिसे आम भाषा में हम फाइन प्रिंट कहते हैं। मुनाफे के साथ साथ इन छोटी छोटी कंडीशंस को समझना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, वो छोटे अक्षरों में लिखी बातें। वही तो सबसे पहले इसमें आता है फ्री लुक पीरियड। जैसा कि नाम से लगता है, अगर आपको ये पॉलिसी का इलेक्ट्रॉनिक या फिजिकल डॉक्यूमेंट मिल जाता है और फिर आराम से उसे पढ़ने के बाद आपको लगता है कि यकीनन ये योजना आपकी या उस व्यक्ति की जरूरतों के हिसाब से नहीं फिट बैठ रही, तो आप 30 दिन के भीतर 30 डेज के अंदर इसे बिना किसी पेनल्टी के रद्द करवा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ये रूल एक आम कंज्यूमर की सुरक्षा का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है और आजकल IRDAI के नियम भी इस पर काफी सख्त हैं। ये निवेशक को बिना किसी एजेंट के दबाव के शांति से अपना फाइनल फैसला लेने का एक फेयर मौका देता है। और इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट के भी कुछ काफी सख्त नियम हैं इस डॉक्यूमेंट में, विशेष रूप से सुसाइड एक्सक्लूजन यानी आत्महत्या का अपवाद। डॉक्यूमेंट बहुत ही साफ शब्दों में स्पष्ट करता है कि अगर पॉलिसी का जोखिम शुरू होने के 12 महीनों के भीतर यानी 1 साल के अंदर आत्महत्या का कोई केस सामने आता है तो उस सिचुएशन में पूरा मृत्यु लाभ नहीं दिया जाता। तो फिर क्या मिलता है नॉमिनी को? ऐसे बेहद दुखद मामलों में जो सिंगल प्रीमियम जमा किया गया था उसका 80%, 80%, जिसमें आपका टैक्स और कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम शामिल नहीं होता वो, या फिर उस समय की जो सरेंडर वैल्यू बन रही हो, इन दोनों में से जो भी फिगर ज्यादा हो सिर्फ वही वापस की जाती है। ये थोड़ा कठोर लग सकता है सुनने में। देखिए, लग सकता है, पर ये नियम पूरे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में फ्रॉड या किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर की तरह इस्तेमाल होता है। ये हर पॉलिसी में होता है। समझ गया। फाइन प्रिंट की जब बात हो ही रही है तो एक और बड़ा ही दिलचस्प पॉइंट मुझे मिला जो इस बात से जुड़ा है कि ये योजना आखिर खरीदी कहाँ से जा रही है, किस चैनल से खरीदी गई है। हाँ, एग्जैक्टली। आजकल हम देखते हैं कि कई लोग सीधे बैंक से या फिर पॉइंट ऑफ सेल नेटवर्क से पॉलिसी ले लेते हैं, लेकिन इस डॉक्यूमेंट में POSP, LI यानी पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन लाइफ इंश्योरेंस और CPOS चैनलों का विशेष रूप से अलग से उल्लेख है और इस पर बड़ा ध्यान देने की जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ नियम काफी बदल जाते हैं। बिल्कुल। अगर कोई इन छोटे चैनलों या माध्यमों से पॉलिसी लेता है तो उसके लिए फीचर्स काफी सीमित हो जाते हैं। पहली बात, उन्हें चुनने के लिए केवल विकल्प एक ही मिलेगा। वो 10 गुना रिटर्न वाला विकल्प 2 उन्हें मिल ही नहीं सकता। ठीक। दूसरी बात, वो अपने प्लान में कोई भी एक्स्ट्रा राइडर नहीं जोड़ सकते।
तीसरी बात, पॉलिसी लेने की एज लिमिट चेंज हो जाती है। वहाँ फॉर्मूला है 65 वर्ष में से पॉलिसी का टर्म घटा दीजिए, उतनी ही मैक्सिमम उम्र हो सकती है। और एक सबसे बड़ी लिमिट भी है वहाँ। हाँ, और सबसे अहम बात, ऐसी पॉलिसीज में मृत्यु पर जो मैक्सिमम कवर या सम इंश्योर्ड मिलता है वो सीधा 25 लाख रुपए पर कैप कर दिया गया है। उससे ज्यादा का बीमा वहां से नहीं मिल सकता। अगर हम इसके पीछे की स्ट्रैटेजी या लॉजिक को समझें तो वो कोई बहुत मुश्किल नहीं है। असल में इन पॉइंट ऑफ सेल और नए चैनल्स के जरिए जहां अंडरराइटिंग उतनी सख्त नहीं होती, बीमा कंपनी अचानक से बहुत बड़े रिस्क अपने सर नहीं लेना चाहती। रिस्क कंट्रोल कर रहे हैं वो। बिल्कुल। ये 25 लाख की एक मैक्सिमम लिमिट और सिर्फ विकल्प 1 की बाउंडेशन लगाकर LIC दरअसल ये इंश्योर कर रही है कि भारी भरकम वेरिफिकेशन वाले या बड़े रिस्क कवर वाले मामले उनके अपने कोर नेटवर्क यानी प्रिंसिपल चैनल और एक्सपीरियंस्ड एजेंटों के जरिए ही आएं। वहां प्रॉपर उनका मेडिकल या फाइनेंशियल चेक हो सके। ये उनकी तरफ से इंस्टीट्यूशनल रिस्क मैनेजमेंट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। सही बात है। और हाँ, इससे पहले कि हम इसे सम अप करें, किसी भी फाइनेंशियल निवेश की तरह इसमें भी टैक्स की अपनी एक अलग भूमिका है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग अक्सर कैलकुलेशन में इसे भूल जाते हैं। टैक्सेस तो हर जगह हैं। वही तो, ब्रोशर इस बात की बार बार याद दिलाता है कि जो प्रीमियम आप दे रहे हैं उस पर लगने वाला टैक्स, जैसे कि GST, वो पूरी तरह से एक्स्ट्रा होगा, अलग होगा। जब आपके आने वाले गारंटीड रिटर्न या पॉलिसी पर मिलने वाले डेथ कवर की गणना की जाएगी तो उस कैलकुलेशन में टैक्स वाले पैसे को कभी नहीं जोड़ा जाएगा। वो पैसा सीधा सरकार के पास जाता है, कंपनी के पास नहीं। हाँ, तो अपना पर्सनल आर्थिक बजट बनाते वक्त इस लगभग 4-5% एक्स्ट्रा लागत को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा के बाद आखिर इस सब का मतलब निकालता क्या है? अगर हम इन तमाम आंकड़ों, फाइन प्रिंट्स, नियमों और छूट के विकल्पों को एक साथ रखकर तस्वीर को देखें तो ये नवजीवन श्री योजना एक स्पेसिफिक ग्रुप के लोगों के लिए डिजाइन की गई है, जो शांति चाहते हैं। एकदम। विशेष रूप से उन निवेशकों के लिए जो शेयर मार्केट के डेली उतार चढ़ाव को देखकर पैनिक हो जाते हैं या जो बैंक इंटरेस्ट रेट्स के लगातार गिरने या बढ़ने की अनिश्चितता से पूरी तरह फ्री रहना चाहते हैं, जिन्हें एक गारंटी चाहिए। हाँ, ये एक मुश्त पैसा लगाकर एक तय रिटर्न, जैसा कि हमने देखा 85 रुपए प्रति हजार का रिटर्न, और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जीवन बीमा को लॉक करने का एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड तरीका है। ये प्लान सफलतापूर्वक उन लोगों को अपील करता है जो लाइफ में शांति, पीस ऑफ माइंड और स्थिरता को प्रायोरिटी देते हैं। और यही वो बड़ा कारण है कि आज के इस डिजिटल और सूचनाओं से भरे दौर में किसी भी निवेश से जुड़े ऐसे डॉक्यूमेंट की इन बारीकियों और पेचीदगियों को पढ़ना और समझना इतना जरूरी हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि पैसा आपका है। हाँ? चाहे वो सरेंडर वैल्यू पर लोन लेने का बारीक गणित हो, वापस मिलने वाले पैसे पर GSEC यील्ड से जुड़ी किश्तों का हिसाब हो, या फिर मृत्यु लाभ के 2 बिल्कुल अलग विकल्पों का वो अहम चुनाव हो। ये सारा ज्ञान सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए नहीं है। सच कहूं तो ये ज्ञान आर्थिक आजादी पाने और लाइफ में सही फैसले लेने का एक बेहद सशक्त साधन है। फाइनेंशियल साक्षरता इसी को कहते हैं। एग्जैक्टली। सिर्फ गारंटी जैसा शब्द सुनकर किसी पेपर पर साइन कर देना या पैसा लगा देना काफी नहीं होता है। वो सो कॉल्ड गारंटी किस भारी कीमत पर और किन छुपी हुई शर्तों के साथ मिल रही है, ये पता लगाना ही तो असली फाइनेंशियल साक्षरता है। ये एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करता है, एक ऐसा सवाल जिसके बारे में हम सभी को आज सच में गहराई से सोचने की जरूरत है। और वो क्या है? हमने आज इस चर्चा में बार बार देखा कि डॉक्यूमेंट के वादे के अनुसार गारंटीड एडिशन हर साल 85 रुपए प्रति हजार की दर पर फिक्स्ड है, स्टैटिक है। ये अमाउंट अगले 10, 15 या 20 सालों तक 1 रुपया भी नहीं बदलेगा। बिल्कुल फिक्स रहेगा, डॉक्यूमेंट भी यही कहता है। अब जरा इस बारे में सोचिए, हमारी इस तेजी से बदलती हुई नई इकोनॉमी में जहां रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च, पेट्रोल, ग्रोसरी, मेडिकल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या ये जो निश्चित सुरक्षा जिसे हम ढूंढ रहे हैं, क्या ये भविष्य में महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन को प्रैक्टिकली मात देने के लिए काफी होगी? ये काफी बड़ा सवाल है ना? अगर हम एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लें और महंगाई दर अगले 2 दशकों तक औसतन 6% भी रहती है, तो क्या 20 साल बाद उन 85 रुपयों की परचेजिंग पावर यानी उनके खरीदने की असली ताकत वही रह जाएगी जो आज इस वक्त है? 20 साल बाद आप 85 रुपये में क्या ही खरीद पाएंगे? शायद 1 कप कॉफी भी ना आए। बिल्कुल। तो क्या बिना रिस्क वाले इस सुरक्षित निवेश की सबसे बड़ी और शायद सबसे अनदेखी कीमत
यही है कि लंबे समय में महंगाई के सामने ये अपना वजूद, अपनी असली ताकत खो देगा? ये वाकई एक ऐसा कड़वा सवाल है जो किसी भी सुरक्षित और गारंटीड निवेश की नींव को हिलाकर परख सकता है। क्या हमारे इस सो कॉल्ड मन की शांति की असली कीमत हमारी आने वाली फ्यूचर की परचेजिंग पावर का समझौता है? इस एक जबरदस्त और विचारोत्तेजक सवाल के साथ ही आज की हमारी ये लंबी और विस्तृत चर्चा अपने फाइनल पड़ाव पर पहुंचती है। इस डॉक्यूमेंट के पन्नों में छुपी इन तमाम नंबर्स और हकीकतों पर खुद थोड़ा और विचार करें और अपनी आर्थिक समझ को इसी तरह और भी धार देते रहें। सुनने के लिए शुक्रिया।